हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से इंग्लिश के बेहतरीन लेसन में। स्टूडेंट, मैं अब तक आपको 2 चैप्टर करा चुका हूं और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। सो व्हाट इज वॉइस? सो स्टूडेंट, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वॉइस। इसको हिंदी में वाच्य बोलते हैं। तो वॉइस क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा वॉइस होता है वो हमारा 2 टाइप का होता है। स्टूडेंट, एक हमारा होता है एक्टिव वॉइस और जो सेकंड हमारा होता है वो होता है पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है? तो स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह चाय पीता हूं। और दूसरा मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, टी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग। स्टूडेंट, मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इन दोनों सेंटेंस का जो सेंस है, जो इनकी मीनिंग है वो तो सेम है, बट यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट है, इसका जो फंक्शन है वो अलग अलग है। देखिए, यहाँ पे जो आई है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, टेक क्या है मेरी, ये वर्ब हो गई, और टी मेरा है ऑब्जेक्ट, और ये आपके अदर वर्ड्स में आ गई लाइक एडवर्ब। लेकिन यहां पे देखिए, मैंने ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर मैंने बाय प्रेपोजिशन लगाया, फिर मैंने जो सब्जेक्ट था उसको मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और ये अदर वर्ड्स। तो स्टूडेंट, आपने इन दोनों सेंटेंस में क्या देखा कि यहाँ पे जो अदर वर्ड्स होते हैं वो तो अपनी जगह सेम रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। तो स्टूडेंट, क्या होता है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, हमारा जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो हेड होता है वो होता है सब्जेक्ट। मतलब जो प्रधान भूमिका निभाता है, मेन जो रोल अदा करता है वो हमारा सब्जेक्ट करता है। लेकिन जो हमारा पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस में जो हेड का काम करता है वो करता है ऑब्जेक्ट, यानी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। तो देखिए, इन दोनों सेंटेंस का अर्थ क्या है? आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, मतलब मैं प्रत्येक सुबह क्या लेता हूं, चाय पीता हूं या चाय लेता हूं। और दूसरे सेंटेंस का मतलब है कि चाय मेरे द्वारा प्रत्येक सुबह ली जाती है। तो देखिए, इन दोनों का जो सेंस है, इन दोनों सेंटेंस का जो सेंस है वो तो सेम है, लेकिन यहां पे फर्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी गई है वो सब्जेक्ट को दी गई है, मतलब प्रधानता किसको दी गई है, प्रायोरिटी किसे दी गई है, सब्जेक्ट को। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है जो मेरा, इसमें जो प्रायोरिटी दी गई है वो हमारी किसको दी गई है, ऑब्जेक्ट को। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो आप ये कह सकते हो कि एक्टिव वॉइस वह फंक्शन अदा करता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वो डिपार्टमेंट को संभालता है। लेकिन पैसिव वॉइस में जो डिपार्टमेंट को संभालता है, उसको मैनेज करता है, वो कौन करता है, ऑब्जेक्ट करता है। बाकी इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम होते हैं। तो स्टूडेंट, याद रखना, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लगाते हैं और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, फिर हमें वर्ब लगानी पड़ती है, और फिर उसके बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर यूज होता है ये आपका एक्टिव वॉइस में होता है, और ये स्ट्रक्चर आपका किसमें यूज होता है, पैसिव वॉइस में। तो स्टूडेंट, ये तो आपको कॉमन नॉलेज दी है। अब कुछ एग्जांपल से समझेंगे किस प्रकार से हमको याद करना है। स्टूडेंट, अब देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले स्टूडेंट, यूज ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जहां पे आपको सब्जेक्ट लिखना होता है वहां पे आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट।
उसके बाद आपको रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब बोल दो या ऑक्सिलियरी वर्ब बोल दो। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। फिर आपको बाय, ये हमारा क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, इसका हमें यूज करना है। बाय के अलावा भी बहुत सारे प्रेपोजिशन यूज होते हैं, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपको क्या लगाना है, बाय। यूज सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, आपको सब्जेक्ट का यूज करना है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। रेस्ट ऑफ वर्ड, यानी जितने भी जो वर्ड्स बच गए आपके वो आपको लिखने हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई राइट अ लेटर इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह एक पत्र लिखता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, लिखने का काम हो रहा था, ये मेरी वर्ब हो गई, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपके रेस्ट ऑफ वर्ड्स में आ गया। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया है, यूज ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है किसके प्लेस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो जहां पे आई है वहां पे आपको क्या लिखना है, अ लेटर। इसके बाद देखिए, हमें रिक्वायर्ड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करना है। तो स्टूडेंट ये जो राइट है, ये मेरी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट आप याद रखना, अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो आपको इज एमआर का यूज करना है। तो अ लेटर सिंगुलर है तो मैं क्या लगाऊंगा, इज। राइट की थर्ड फॉर्म, क्योंकि रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटन। इसके बाद स्टूडेंट आपको लगाना है बाय, तो मैंने यहां पे बाय लगाया। इसके बाद यूज सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो मेरा जो सब्जेक्ट है आई, अब इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख दो, यानी जहां पे अ लेटर था तो यहां पे आई का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मी। और उसके बाद आया आपका रेस्ट ऑफ वर्ड्स। रेस्ट ऑफ वर्ड्स में क्या हो गया, इन द मॉर्निंग, ये आपका रेस्ट ऑफ वर्ड्स है। तो इन द मॉर्निंग आपको लास्ट में छोड़ देना है। तो ये स्टूडेंट आपका सिंपल सा बिल्कुल कंसेप्ट है, आसानी से आप कर सकते हो। आपको पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देन वी थर्ड, देन बाई, एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स आपके बच गए उसको लिख देना। ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। सी इज सेलिंग टॉयज। स्टूडेंट सी मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा हो गया वर्ब, और ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट को लिखिए सब्जेक्ट के स्थान पे, तो टॉयज लिखा मैंने। आप देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, यानी इजएमआर के साथ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो हमें क्या करना है, आपको इनके पीछे बीइंग जोड़ के, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें लगती है, सबको पता है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि आपको बीइंग लगाना है। तो देखिए, टॉयज के साथ इजएमआर में से क्या लगेगा, आर लगेगा। फिर पैसिव बना रहे हो तो आपको बीइंग जोड़ना है, तो आपने बीइंग लगाया। सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, किसके द्वारा सोल्ड किए जा रहे हैं, उसके द्वारा। तो बाई, और सी का क्या बनता है, हर। जैसा कि सिंपल सा होता है भाई, आई होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो मी बनता है। इसी प्रकार से अगर ही हो तो ही का हम हिम लिख देते हैं, और स्टूडेंट सी का हम हर बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर मेरे पास मान लो वी है तो वी का हम अस लिख देते हैं, और हम देख कर दैन बना देते हैं। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान है, कोई डरने वाली बात नहीं है। मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम। ये हमारा कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, और ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद आर मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लेइंग मेरी वर्ब हो गई, और क्रिकेट मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट की पहचान करना मैंने आपको बताया था कि जो क्या और किसे वर्ड होते हैं, यानी व्हाट और हूम वर्ड होते हैं, उनसे प्रश्न करने पर जो भी आपको आंसर मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोल रहा हूं कि राम और श्याम है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो देखिए, क्या और किसे से जो भी आंसर मिलता है आपको, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। क्या से आंसर करने पर किसी वस्तु की बात होती है, जैसे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। और किसे से पता चलता है, किसी व्यक्ति के बारे में। जैसे अगर मैं ऐसे कहूं
कि राम ने मुझे पीटा, तो मैं बोला किसे पीटा, मुझे। तो अगर व्यक्ति की बात करें तो हमें किसे से क्वेश्चन करना पड़ता है, और अगर थिंग की बात करें तो हमें क्या से क्वेश्चन करना पड़ता है। तो इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट लगाया तो क्रिकेट लिखा मैंने। जैसा कि मैंने रूल बताया था, अगर आपके पास इज एम आर के बाद आईएनजी वाली वर्ब तो लगती है, कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, और इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो अगर इज एम आर के बाद कभी भी फोर्थ फॉर्म दी गई है तो ये आपका कंटीन्यूअस टेंस होता है, और इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दैट्स कंपलसरी। वी थर्ड इज ऑलवेज कंपलसरी, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। तो अब यहाँ पे इज एम आर दिया था तो मैंने क्या लिखा, मैंने बीइंग जोड़ दिया इनके पीछे। क्रिकेट हमारा सिंगुलर है तो इसलिए इज लगाया, क्रिकेट इज। फिर मैंने लिखा बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, किसके द्वारा, राम और श्याम, तो बाय राम एंड श्याम। तो स्टूडेंट देखा ना आपने कितना इजी है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है सब्जेक्ट की जगह, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है, आपको बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है मेरा उसको आपको लिखना है ऑब्जेक्ट की जगह पर, बाय के साथ लगाना है आपको। और इसके बाद जो रेस्ट ऑफ वर्ड्स होता है, रेस्ट ऑफ वर्ड्स में आपकी एडवर्ब्स वगैरह आते हैं, एडवर्बियल्स होते हैं जो, उनको आपको एज इट इज लिख देना है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जिनके थ्रू हमने पैसिव वॉइस को जाना था। अब हम यूज करेंगे कि कैसे हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। स्टूडेंट इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब की टेबल है कि आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे कन्वर्ट करनी है, हाउ टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब्स। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमारा रूल है, अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है एक्टिव वॉइस में, या डूडल्स दिए गए हैं, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस, ये हमारा कौन सा टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो हमें पैसिव में इज एम आर आपको यूज करना है एज एन हेल्पिंग वर्ब, और वी थर्ड ये तो आपको पता है कंपलसरी है। सेकंड आपका है, अगर आपके पास सेकंड फॉर्म या डिड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ये आपका कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है वो लगानी है वॉज वर्ब, एंड वी थर्ड दैट्स कंपलसरी। स्टूडेंट आपको ऐसे भी याद रखना है कि ये जो फर्स्ट वाला जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसका जो पास्ट टेंस होता है वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट। अगर इसमें इज एम आर लग रही है तो पास्ट में इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर्ब। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर आपको ये वाला याद है तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर्ब होता है। मूव टू नेक्स्ट, अगर आपके पास हैज और हैव दिए गए हैं प्लस वी थर्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, क्योंकि वी थर्ड का मतलब होता है जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है। तो आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, ये बीन जोड़ना है, हैज और हैव तो मिलेंगे आपको, उसके पीछे आपको क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है, एंड वी थर्ड इज कंपलसरी। इसके बाद देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इसी का पास्ट जो होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। इसमें हैड प्लस वी थर्ड होता है, तो उसमें बीन लगा तो इसमें बीन लगेगा, प्लस वी थर्ड इज कंपलसरी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, ये कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो आपको क्या करना है, इज एम आर के पीछे आपको बीइंग लगाना है, एंड वी थर्ड इज कंपलसरी। सेम इसी प्रकार से ये पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, तो वॉज वर्ब के बाद आईएनजी वाली वर्ब लगी है, इसमें भी आपको बीइंग लगाना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर की ओर, विल हैव एंड शैल हैव, क्योंकि इसमें हैव लगा हुआ है, और जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं हैज हैव के बाद बीन लगता है, तो इसमें भी आपको पीछे क्या लगा देना है, बीन। तो ये आपका बन जाएगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट एक चीज आपको याद रखनी है, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि जो शैल हैव होता है हमारा, शैल हैव इज ओनली यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें, पारंपरिक जो हमारी व्याकरण है,
तो उसके अकॉर्डिंग जो आई और बी होता है उसके साथ आपको हमेशा सेल का यूज करना चाहिए एक सटीक ग्रामर के नाते। तो आपको जब सेल हैव मिलेगा तो उसके साथ आपका जो सब्जेक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई और वी, और आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बी। इसके बाद देखिए विल और शैल। सेल किसके साथ लगता है, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं, आई और बी के साथ, क्योंकि ये मोडाल्स में आते हैं तो मोडाल्स के साथ आपको किसका यूज करना पड़ता है, बी का, विल बी, शैल बी। और अंतिम चैप्टर तो है ही मोडाल्स का। मोडाल्स में पता है सबको कौन कौन से आपके, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, मस्ट हो गया, इसके अलावा एक वर्ड होता है ought to हो गया, एक used to हो गया, and will and shall। ये सारे हमारे मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, used, एक would भी होता है। तो मोडाल्स के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, बी लगाना पड़ता है, यानी कैन भी, कुड भी, मे भी, माइट भी, शुड भी, मस्ट भी, ought to भी, एंड यूज्ड भी, एंड वुड भी। एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम कैन डू दिस वर्क। स्टूडेंट मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो मैंने दिस वर्क को स्टार्ट में लिखा। फिर जो मेरी मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब है कैन, मॉडल है, इसके बाद क्या लग जाएगा, बी, तो दिस वर्क कैन बी। डू की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाय का यूज करते हैं, और राम मेरा सब्जेक्ट है, ये नाउन है, तो नाउन का कोई फॉर्म चेंज नहीं होता, तो राम का राम। सेकंड एग्जांपल है सी रिस्पेक्ट्स मी। तो मी मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे क्या करना होता है, आई हैव टू चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज मी टू आई। आई एस और एस वाली वर्ब है, जैसे कि मैंने बताया था, इज एम आर यूज करते हैं, आई के साथ एम लगता है, आई एम रेस्पेक्टेड, फिर मैंने बाई लगाया, एंड सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हर। आई एम रेस्पेक्टेड बाई हर। इस प्रकार से आपको यूज करना है। थर्ड एग्जांपल है आई कुड नॉट सोल्व दैट क्वेश्चन। ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो मेरा ऑब्जेक्ट है दैट क्वेश्चन, क्योंकि वर्ब के जस्ट आफ्टर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, सो मैंने लिखूंगा दैट क्वेश्चन। कुड एक मोडाल होता है, मोडाल तो चेंज नहीं होता है, तो कुड का कुड लिख दिया। फिर मैंने नोट लिखा, मोडाल्स के बाद बी लगाते हैं, तो दैट क्वेश्चन कुड नॉट बी सोल्व की थर्ड फॉर्म, देखिए थर्ड फॉर्म कंपलसरी, दैट क्वेश्चन कुड नॉट बी सोल्व्ड। फिर मैंने बाय लगाया, और आई का आपका बनेगा मी। तो स्टूडेंट ये आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंजेस थे। आप कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में रुक। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो इसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस में जिनको हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। उसमें उस लिस्ट में कुछ हो ये नाम है, जैसे वन होता है, वन मतलब प्रत्येक को या हर एक को। समवन हो गया, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, पुलिस, पब्लिक, वी, दे, पीपल और चिल्ड्रन वगैरह इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं। यूजिंग बाय प्लस सब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी है, मतलब यहाँ पे अगर आप बाय के साथ सब्जेक्ट को यूज करते हो तो वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि मीनिंग है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है। तो जब मीनिंग ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है तो हम इन वर्डों का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल से समझेंगे, someone has stolen my bag, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया। तो आपको पता है कि जो बैग चुराया गया है वो किसी व्यक्ति के द्वारा ही चुराया गया है, तो यहाँ पे ये चीजें अंडरस्टूड है। तो हम इसको पैसिव में किस प्रकार से बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे my bag। अब देखिए हैज और हैव दिए गए हैं तो आपको बीन लगाना पड़ता है, तो my bag has been stolen। अब आपको यहाँ पे बाय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से अंडरस्टूड है कि भाई मेरा बैग चोरी हो गया, किसी व्यक्ति ने चुराया है, दिस इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपको यहीं पे खत्म कर देना है, बाय का यूज नहीं करना। ये फर्स्ट सेंटेंस था। सेकंड देखिए, दे अब्यूज्ड द लीडर इन द मीटिंग, यानी उन्होंने लीडर को गाली दी इन द मीटिंग, सभा में। तो किस प्रकार से करेंगे, ऑब्जेक्ट है लीडर, तो द लीडर was, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो was वर्ब का यूज करना है। द लीडर was abused in the meeting
यहाँ पे आपको बाय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे आपको बाय देम का यूज नहीं करना। थर्ड सेंटेंस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ये कह रहे हैं कि पूरे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। कैसे कहा जा रहा है कि संसार में हर व्यक्ति क्या बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। अब यहाँ पे देखिए, जो इंग्लिश बोलने का काम करते हैं वो ह्यूमन बीइंग ही करते हैं, लोग ही करते हैं, भाई जानवर तो करते नहीं। तो ये चीजें अंडरस्टूड है, तो आप कैसे लिखोगे, इंग्लिश इज, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय पीपल आपको रिक्वायर्ड नहीं है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो द थीफ अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है, तो वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस लगाने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि चोर को पुलिस ही पकड़ती है, डॉक्टर नहीं पकड़ता। और अंतिम सेंटेंस है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो इसको बनाएंगे हम आवर एल्डर्स। शुड एक मोडाल होता है, मोडाल के बाद बी लगाना पड़ता है, तो आवर एल्डर्स शुड बी, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड। अब हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट कौन करेंगे, हम करेंगे, तो ये चीज अंडरस्टूड है, तो यहां पे बायस लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, तो इसको बनाएंगे, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, बाय वन की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैसिव में हम बाय वन का यूज नहीं करते। तो स्टूडेंट, ये हमारे कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जिनको हम बाय के साथ यूज नहीं करते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट के बाद। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे वॉइस में जो कंसेप्ट आता है वो आता है डबल ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास सेंटेंस में मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट तो करता है किसी वस्तु की बात, जिसको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो सेकंड होता है वो हमारा होता है लिविंग ऑब्जेक्ट। देखिए, 2 टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता है मेरा, और एक होता है नॉन लिविंग, तो इसे हम बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, किस प्रकार से चेंज करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आई मेरा सब्जेक्ट, टीच मेरी वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, राम मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब ये मेरा लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेके बना सकते हो, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हो। मैं दोनों तरीके से बताता हूं। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो मैं लिखूंगा राम, टीच मेरी फर्स्ट फॉर्म है तो इजेमार लगानी है, तो राम इज, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, राम इज टॉट, राम को पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, तो यहां मैंने लिखा इंग्लिश, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। ये स्टूडेंट आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से आप बना सकते हो। सेकंड, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, इस साइड लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश टॉट की जाती है, किसको टॉट की जाती है, राम को, तो को का सेंस देने के लिए मुझे टू लगाना पड़ेगा, टू राम, इंग्लिश इज टॉट टू राम, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी। ये आपका सेकंड मेथड होगा, इस प्रकार से आप बना सकते हो। फर्स्ट मेथड ये रहा। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाओ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से भी देखा जाए और वैसे भी लिविंग ऑब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, तो आपको फर्स्ट तरीके यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना। सी गेव मी अ फ्लावर, तो फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना है, तो मी का बना आई, गेव सेकंड फॉर्म तो वॉज, आई वॉज, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वॉज गिवन, क्या गिवन हुआ मुझे, फ्लावर, तो अ फ्लावर, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हर, ये सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, ही डिलीवर्ड मी स्वीट्स, तो आप लिखोगे स्वीट्स, ये सेकंड फॉर्म हो गई, तो वॉज वर, स्वीट्स वर, प्लूरल है तो मैंने वर लगाया, स्वीट्स वर डिलीवर्ड, किसे, मुझे, तो टू मी,
किसके द्वारा, उसके द्वारा, बाय हिम। ये तो मैंने आपको बनाया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, लेकिन आपको लिविंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ज्यादा करना है, तो अब मी को लेके बना देता हूं, आई वॉज डिलीवर्ड, क्या डिलीवर हुआ मुझे, स्वीट्स, तो आई वॉज डिलीवर्ड स्वीट्स, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हिम। तो स्टूडेंट ये आपका डबल ऑब्जेक्ट का था, इस प्रकार से आपको बनाना है। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना है, आपको लिविंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ज्यादा करना है, क्योंकि लिविंग ऑब्जेक्ट्स में फर्स्ट प्रायोरिटी लिविंग ऑब्जेक्ट को देनी है आपको। वैसे दोनों ही सही होते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो ये आपका डबल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट था। अब आज का लास्ट कंसेप्ट वॉइस का, वो है गोइंग टू का यूज। स्टूडेंट आज का लास्ट कंसेप्ट है ये वॉइस का, गोइंग टू। स्पेशल यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट क्या होता है, कई बार सेंटेंस में आपको गोइंग टू का यूज दे देते हैं और आप डर जाते हो इसका पैसिव कैसे बनाएं, लेकिन बहुत ही सिंपल है, दिस इज वेरी सिंपल। स्टूडेंट कैसे करना, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो मैंने लिखा यू। अब यू के साथ इजेमार के बाद क्या लगता है, आर लगता है, तो यू आर। गोइंग टू को आपको सेम लिख देना है, यू आर गोइंग टू। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए जो हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है वो होता है इन्फिनेटिव का, और इन्फिनेटिव को अगर आपको पैसिव बदलना है तो पहले टू लगाते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं बी, बीई, और उसके बाद आपको लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंस्ट्रक्शन आपको चलानी है। तो अगर मैं यहाँ पे टू यूज कर रहा हूं और इसके बाद अगर मेरे को वर्ब लिखनी है तो किस प्रकार से होनी चाहिए, टू प्लस बी थर्ड, तो टू बी किल की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, टू बी किल्ड, इसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाय मी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, सी इज गोइंग टू कुक फूड, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड इज गोइंग टू। अब देखिए टू आ गया फिर से, अब टू प्लस बी फर्स्ट का कंस्ट्रक्शन होता है, बी के साथ बनेगा, तो टू बी कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुकड, फिर इसके बाद आपको बाय लगाना है, और मेरा सब्जेक्ट सी है तो इसको आपको हर बना देना है। और लास्ट आपका एग्जांपल है, माय ब्रदर इज गोइंग टू प्रिपेयर टी, तो टी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, टी इज गोइंग टू, अब टू आ गया तो वर्ब यूज करनी, तो बी लगाना है, टू बी प्रिपेयर्ड बाय माय ब्रदर। तो स्टूडेंट ये आपका आज का आखिरी कंसेप्ट था, ये गोइंग टू का यूज था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी ये वॉइस का फर्स्ट पार्ट है और आज हमने बहुत कुछ सीखा है, और जल्द ही मैं वॉइस का पार्ट सेकंड लेके आऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मे गॉड ब्लेस यू।